हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 8 से लेकर 10 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 7 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था और सारे के सारे वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग ऐप पर जाकर वहाँ से वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर लिया था। 22वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जून महीने का और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, तो देखो कि इसमें क्या बोला गया है। हाउ मच पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय द आरबीआई ऑन एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड। हाल ही में आरबीआई द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरबीआई द्वारा बाहरी बेंचमार्क आधार पर जारी कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण कितना जुर्माना लगाया गया। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक पर कुछ जुर्माना लगाया गया है। क्यों जुर्माना लगाया गया है? आरबीआई के कुछ डायरेक्शंस है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रिलेटेड, उसका पालन न करने के कारण आरबीआई के द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया गया। कितने का जुर्माना लगाया गया है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27.50 लाख, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया ये क्वेश्चन में बता दिया गया। और बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 47A 1C, ठीक है, सेक्शन 46(4)(1) और सेक्शन 51 के तहत में ये पेनल्टी आरबीआई के द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड बीएफएल। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी बैंक इसका आंसर होगा वो इंडिया में पहला अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कि इंडिया में पहला क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, वो बैंक जो होगी इंडिया में पहली अपनी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है बजाज फाइनेंस के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डीबीएस बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डीबीएस बैंक इंडिया ने बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप में, बजाज फाइनेंस के साथ में मिलकर इंडिया में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और उस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रहेगा? तो उस क्रेडिट कार्ड का नाम रहेगा बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड। ठीक, फिर से सुनो आप लोग नाम, बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड नाम से पहला क्रेडिट कार्ड डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा इंडिया में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बजाज फाइनेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में बजाज फाइनेंस का हेडक्वार्टर हो जाएगा। राजीव जैन जो है वो इसके एमडी हो जाएंगे। डीबीएस बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर होगा और इसके एमडी एंड सीईओ आप लोग रिकॉल करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। अप स्कूल ए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 10th हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एसबीआई फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद व्हिच एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अप स्कूल को हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन ने किस शैक्षिक मंच के साथ साझेदारी में लॉन्च किया हुआ है? ठीक है, तो पहले तो ये जानो कि ये जो डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है इसका क्या नाम है? अप स्कूल नाम है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। ये जो डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है कौन कौन सी क्लास के लिए लॉन्च किया गया? 1 से लेकर 10 तक। ऑप्शन में आपको 1 से 12 भी दिया जा सकता है, 1 से 5 दिया जा सकता है, 6 से 8 दिया जा सकता है ना। तो उस कंडीशन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 से 10 क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम जो है अप स्कूल नाम से एसबीआई फाउंडेशन ने किसी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ में मिलकर लॉन्च किया हुआ है। कौन सा वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यही इसमें पूछा गया है। कुछ इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिलती है तो क्वेश्चन को भी हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अप स्कूल, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का नाम क्या है? अप स्कूल। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए? 1 to 10th के लिए ना। तो इन सारी चीजों को भी जो चीजें रहती हैं इस तरीके से आप लोग पढ़ा करो। सोचने का तरीका, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बदलो, थोड़ा सा मतलब तरीका बदलो तो कम समय में ज्यादा चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा खान एकेडमी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खान एकेडमी इसका आंसर हो जाएगा। खान एकेडमी के साथ में मिलकर एसबीआई फाउंडेशन ने इसे लॉन्च किया हुआ है और ये प्रोग्राम जो है इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ 3 लैंग्वेज है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़। ये जो भी प्रोग्राम है ये इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है। खान एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर इसमें रजिस्टर किया जा सकता है और प्रोग्राम
कंप्लीट हो जाने के बाद में प्रोग्राम, आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीशन आपको जो भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक के, उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है, जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो इंपॉर्टेंट मैथ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। साथ ही साथ में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी खान एकेडमी इसका आंसर होगा। कितनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर होगा 3 लैंग्वेज। कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़। ये तीनों चीजें, ये भी चीजें आप लोग याद रखना। पीडीएफ में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी वीडियो देख रहे हो तो सारी चीज दिमाग में बिठाते हुए चलो। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मोबी सफर सर्विसेज। भारत भर में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में मोबी सफर सर्विसेज के साथ में भागीदारी की है? ठीक है, ये इसमें पूछा गया है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मोबी सफर के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद क्या रखना है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और मोबी सफर, इस तरीके से याद करो। 2-3 बार बोल लो, यहीं पर ऐसे बोलो, सूर्योदय मोबी सफर, सूर्योदय मोबी सफर, सूर्योदय मोबी सफर, इस तरीके से कर लोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा ना। 2-3 बार बोलोगे तो चीजें रिलेट कर जाएंगी। बाकी तो क्वेश्चन आप लोग कर जाओगे। जो कीवर्ड्स होते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन को याद करने का तरीका ये होता है, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उसको पकड़ लो, उसके बाद में तो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मूवी सफर याद आए तो तुरंत आपको सूर्योदय याद आना चाहिए। बस क्वेश्चन बनेगा क्या है इसमें, यही तो बनेगा ना। तो सूर्योदय मूवी सफर, सूर्योदय मूवी सफर ऐसे करके 2-3 बार बोलोगे तो दिमाग में आपकी चीजें बैठेंगी। इस तरीके से करो। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो एक फुल बैंकिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ठीक है ना। इस पार्टनरशिप के बाद में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक फुल बैंकिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट लॉन्च करेगा, जो कि मूवी सफर के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके थ्रू पूरे इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। भाई सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का मूवी सफर के साथ में पार्टनरशिप करने का रीजन यही है, क्योंकि जो ये मूवी सफर है ना, मूवी सफर एक प्रकार का नियो बैंक है। मूवी सफर सर्विसेज जो ये नियो बैंक है। नियो बैंक क्या होती है? वो बैंक की जिनकी अपनी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है, वो मतलब डिजिटल रूप से काम करती है ना, उनकी कोई अपनी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये मूवी सफर सर्विसेज है, ये एक नियो बैंक है और इसकी पूरे भारतवर्ष में ये मूवी सफर की जो सर्विसेज हैं 13,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल हैं, ठीक ना। 13,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर मूवी सफर की सर्विसेज पूरे इंडिया में अवेलेबल है और मूवी सफर जो एक नियो बैंक है, ठीक है ना। तो अभी क्या किया गया कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसीलिए इसके साथ में पार्टनरशिप कर लिया, क्योंकि जहां जहां पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेज हैं वो तो ठीक है, जहां पर उसकी ब्रांचेज नहीं, हर जगह ब्रांच खोलने से अच्छा है कि जो मूवी सफर है, जो नियो बैंक है, जिसकी सर्विसेज ऑलरेडी 13,000 पिन कोड्स पर पूरे इंडिया में प्रोवाइड की जा रही, वहां पर भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पूरे इंडिया में अपनी बैंकिंग सर्विसेज को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो ये मूवी सफर सर्विसेज के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, इसके तहत इसी पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज की भी प्रोवाइड की जाएगी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। नियो बैंक की इसमें मूवी सफर के साथ में पार्टनरशिप क्यों किया गया ये मैंने बताया, क्योंकि ये नियो बैंक है और इसकी 13,000 से भी अधिक पिन कोड पर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी के साथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप कर लिया, जिससे कि जहां जहां पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेज हैं वहां तो बैंकिंग सर्विसेज ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन जहां पर नहीं है, यानी कि लगभग 13,000 पिन कोड्स पर और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। हर जगह ब्रांच खोलने का ना क्या पैसा वैसा लगता है, एम्प्लॉय वगैरह रखने पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इसके तहत में वो जहां जहां पर भी इसकी ब्रांचेस रहेंगी, जिस जिस भी पिन कोड पर मूवी सफर सर्विसेज की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, वहां हर जगह सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की सर्विसेज आ जाएंगी। तो इसीलिए ये पार्टनरशिप की गई है, क्योंकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और इसके एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो भास्कर बाबू रामचंद्रन जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। और इसकी टैगलाइन की बात करेंगे हम लोग तो ए बैंक ऑफ स्माइल्स जो है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बताया, ऑप्शन में जो भी बैंक दी गई है एटलीस्ट इनका हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एसबीआई। हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर सी आलोक कुमार चौधरी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
और आलोक कुमार चौधरी जी को का कार्यकाल जो है वो 30 जून 2022 से 30th ऑफ जून 2022 से लेकर, ठीक ना, अगले 2 सालों के लिए, ठीक ना, अगले 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। आलोक कुमार चौधरी जी का कार्यकाल एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 30 जून 2022 से लेकर अगले 2 सालों तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा और ये रिटेल बिजनेस एंड ऑपरेशंस देखेंगे। आलोक कुमार चौधरी जी एसबीआई के एमडी के रूप में रिटेल बिजनेस एंड ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने सक्सीड किसको किया, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आलोक कुमार चौधरी जी ने अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस किया हुआ है। किसको रिप्लेस किया हुआ है? अश्विनी भाटिया, ठीक है ना, अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस किया हुआ है। और अश्विनी भाटिया जी जो है उन्हें जो है अब सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया है। अश्विनी भाटिया जी को सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया है। तो सेबी का होल टाइम मेंबर जब इनको बना दिया गया तो अश्विनी भाटिया जी की जगह खाली हो गई, तो इन्हीं की जगह पर आलोक कुमार चौधरी जी को एसबीआई का नया एमडी बनाया गया है, ठीक। एसबीआई में टोटल 4 एमडी और 1 चेयरमैन होते हैं, ये आपको पता होगा। एसबीआई में टोटल 4 एमडी और 1 चेयरमैन होते हैं, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी जितने ऑप्शन और दिए गए ये सभी के सभी जो है एसबीआई के एमडी हैं, यानी कि सीएस शेट्टी, स्वामीनाथन जानकी रमन और आलोक कुमार चौधरी और अश्विनी कुमार तिवारी, ये सभी के सभी जो है एसबीआई के एमडी हैं। 4 के चारों मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं। एसबीआई के चेयरमैन है, एसबीआई में एक चेयरमैन भी होता है, ये आपको पता होगा। तो दिनेश कुमार खारा जी जो है वो एसबीआई के चेयरमैन हो जाएंगे। एसबीआई का हेडक्वार्टर और टैगलाइन बहुत बेसिक चीज है, आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब लगभग सभी को पता होगी, नहीं पता है तो पता करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। सेबी हैज रिसेंटली रिस्ट्रक्चर्ड इट्स 25 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स व्हिच एडवाइज द सेबी ऑन इश्यूज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। हु इज द न्यू हेड ऑफ दिस एडवाइजरी कमेटी? बढ़िया क्वेश्चन है। सेबी ने अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड पर अपनी 25 सदस्यीय, याद रखना, 25 सदस्यीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जो कि निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यूचुअल फंड के विनियमन से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देती है। इस सलाहकार समिति का नया प्रमुख कौन है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो सेबी की एक 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है जो कि म्यूचुअल फंड पर अपनी एडवाइस जो है वो सेबी को देती है। तो उसी जो कमेटी है उसको भी हाल फिलहाल में रिस्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। रिस्ट्रक्चर करने का मतलब पुनर्गठित किए गए, कुछ मेंबर डाले गए हैं, कुछ निकाले गए हैं ना, ये सब चीजें की गई हैं। तो जो नई कमेटी बनाई गई आफ्टर रिस्ट्रक्चर्ड होने के बाद में जो नई कमेटी बनाई गई है, नई एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, उसका हेड कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऊषा थोरट, ऑप्शन नंबर बी। ऊषा थोरट कौन है, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए ना, ऊषा थोरट कौन है। तो ये जो ऊषा थोरट जी हैं, ये जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ऊषा थोरट जी हैं, ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुकी, पूर्व डिप्टी गवर्नर, एक्स डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं ऊषा थोरट जी आरबीआई की, ठीक है। और ये कमेटी का काम क्या है, क्वेश्चन में बता दिया गया, मैंने बताया ना आपको कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। और ऑप्शन में जितने भी नाम दिए गए ये सभी इस कमेटी के हिस्सा हैं, ठीक ना। 25 लोगों की ये कमेटी है, तो 25 लोगों का नाम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, 25 लोगों का नाम पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसीलिए मैंने जो भी ऑप्शन सेट किए सभी में कमेटी के मेंबर्स का नाम डाल दिया। बाकी 25 मेंबर के नाम आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा, पढ़ लेना आप लोग, हालांकि वो पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं दे दूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन में दिए गए ये सभी इस कमेटी के मतलब सदस्य हैं। और ऊषा थोरट जी को इस नई कमेटी का हेड बनाया गया है। ऊषा थोरट जी आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर यानी कि पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं, ठीक है। कमेटी काम क्या करेगी आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट इश्यूज पर यह कमेटी अपना काम करेगी। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, सेबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। माधवीपुरी बज ये जो है सेबी की चेयरपर्सन हो जाएंगी और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, सेबी की पहली नॉन आईएएस चेयरपर्सन है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं माधवीपुरी बज जी से संबंधित जो कि अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ था जिस टाइम पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था सेबी की चेयरपर्सन के रूप में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंट IRDAI हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफरिंग पॉलिसीज अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। IRDAI ने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक पूंजी में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन दोनों के प्रीमियम्स को बढ़ाया गया है, ठीक है। कितना कितना बढ़ाया गया है अमाउंट में और कितने कितने परसेंटेज बढ़ाया गया है
ये और पहले कितना प्रीमियम था ये तीनों चीजें आप लोग रिकॉल करो, और ये तीनों चीजें आपको बताई गई है पिछले वीडियोस में। जो लोग लगातार चैनल पर बने हुए हैं, जो हमारे ऑलरेडी पेड मेंबर्स हैं, जो पेड यूजर्स हैं, वो लोग तो कम से कम इसको रिकॉल करते हुए चलो। यहाँ पर वो तीनों चीजें याद करो आपको। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना बढ़ाया गया, पहले कितना था, कितना बढ़ाया गया और कितना परसेंट बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम पहले कितना था, कितना बढ़ाया गया और कितना परसेंट बढ़ा दिया गया। ये तीनों चीज आप लोग रिकॉल करो, और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता है। तो इसका आंसर पहले हम लोग जानते हैं, 50% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 50% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, मैंने बताया ना कभी हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद करो। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने वाली जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट में ऑलमोस्ट 50% की कमी की हुई है। और उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट में ये जो ऑलमोस्ट लगभग 50% की कमी की गई है, क्यों की गई है? ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक पॉलिसीज प्रदान कर सकें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी 50% इसका आंसर होगा। IRDAI की बात हुई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसकी बात हुई है यहाँ पर। तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर IRDAI का हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। देवाशीष पांडा, ठीक है, देवाशीष पांडा जो है वो IRDAI के चेयरमैन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च ए को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बस इतना पढ़ना है इसमें, ठीक है। एक्सिस बैंक ने इंडियन ऑयल और NPCI तीनों के साथ में पार्टनरशिप हुआ। NPCI क्वेश्चन में फ्रेमिंग नहीं किया मैंने, मैं बाद में बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना। NPCI यानी कि एक्सिस बैंक, इंडियन ऑयल और NPCI, इन तीनों ने पार्टनरशिप में, इन तीनों ने कोलैबोरेशन में जो है मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। और वो जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसका क्या नाम रहेगा? इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। फिर से सुनो आप लोग, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड नाम से कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड इन तीनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। क्रेडिट कार्ड के फीचर क्या क्या के बेनिफिट्स हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको बेचना नहीं है। जितना हमको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, तो बस ये हम लोग इतनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि एक्सिस बैंक इसका आंसर है, इसलिए एक्सिस बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी, ठीक ना, अमिताभ चौधरी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। किसके? एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंक दी गई इनके बारे में ही सारी चीजें हम लोग रिकॉल करते हुए चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च एन IPO एंड रेज फंड्स through an initial public offerings यानी कि IPO, which bank has recently received approval from SEBI। IPO लॉन्च करने और IPO के माध्यम से धन जुटाने के लिए हाल ही में किस बैंक को SEBI से मंजूरी मिली है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है अभी हाल ही में SEBI से IPO लॉन्च करने और इसके माध्यम से फंड इकट्ठा करने के लिए SEBI से इसको अप्रूवल मिल गया है, ठीक। SEBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SEBI के चेयरपर्सन कौन है? पिछले वीडियोज में, पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया, तो आपको याद होगा, यहाँ पर उससे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो भी बैंक दी गई ना, इनका हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो ये आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। नहीं आ रहा तो पता करो, इसमें कुछ ऐसी नई बैंक है जो मैंने पहले कई बार बताया नहीं है, कई बार ये सारी चीजें बता दी गई हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि कुछ चीजें मैं बताऊंगा और कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा, और हमेशा हर क्वेश्चन में मैं पूछता आता हूँ। ये बेहतर तरीका होता है ना। आप लोग भी अपने आप को खुद ही उसी टाइम पर जज करते हुए चला करो, तो ये अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से प्रॉपर अटैचमेंट, प्रॉपर मतलब दोनों तरफ से ना बराबर दिमाग लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ और आप लोग सुनते चले जा रहे हो, नहीं। जितना मैं इधर बोल रहा हूँ उतना आपका दिमाग भी चलना चाहिए। जो चीज़ें पूछ रहा हूँ उसका कमेंट कर आप लोग रिप्लाई किया करो, नहीं तो अपने दिमाग को उसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चला करो। और कुछ भी ऐसा नहीं पूछता जो पहले पढ़ाया ना गया हो, वही चीज़ें पूछता हूँ जो पहले मैं पढ़ाया रहता हूँ। ये एक बेहतर तरीका होता है अपने आप किसी भी तरीके से मतलब पढ़ाई करने का। जो भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी पिछला है वो सारी चीजें उसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2022 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23?
विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023, ध्यान रखना वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है, 2023 की बात हो रही है। हालांकि जीडीपी के क्वेश्चन जो होता है, मैक्सिमम जीडीपी के क्वेश्चन जो होता है मैं अवॉइड करता हूं, मैं उसको नहीं लेता हूं जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम से पहले तक ना ये कई बार बदल जाती हैं, तो इसको अननेसेसरी बीच में लेने से कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ये बदली ही रहती है। तो कितना आप लोग याद रखोगे, कंफ्यूजन आप लोगों के लिए क्रिएट नहीं करना है, आप लोगों को सरल आसान भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा मकसद होता है। लेकिन कई लोग बार बार बोले कि नहीं सर जीडीपी ले लो, तो मैं भी इंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन फिर से मैं इसको हटाऊंगा। आने वाले टाइम पर जीडीपी के क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं लूंगा तो मतलब दूंगा ही नहीं। एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से हफ्ते 10 दिन पहले जीडीपी का एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो मैं हमेशा से देता आया हूं, उस टाइम पर मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा जहां पर रिवाइज्ड और अपडेटेड जीडीपी प्रोजेक्शंस जो भी डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा होती हैं वो सारी चीजें वहां पर आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन अभी हम लोग कर ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.5% ऑप्शन नंबर बी। 7.5% ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2022 नाम से अपनी एक रिपोर्ट जारी की हुई है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात हो रही है, ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान इंडिया की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान 8% का था। पहले यह अनुमान 8% का रहना था, जिसे अब घटाकर 7.5% कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग रिकॉल करो। आगे बढ़ते हैं। एज पर आरबीआई सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2022 एंड 23, व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट? आरबीआई की 2022-23 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार संशोधित रेपो दर क्या है? क्वेश्चन बढ़िया है। आरबीआई का नाम जहां पर भी आएगा, आरबीआई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारे क्वेश्चन हमारे किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए थे, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी सब कुछ आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, क्या क्या चेंजेस थे, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से बताई जाएंगी, और इसके बारे में काफी डीप में इन डेप्थ नॉलेज आपको पीडीएफ में भी दी जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो देखो उसके बाद पीडीएफ पढ़ो, ठीक है ना। दोनों चीजें आपको देखनी है, मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी चीजें मैं पीडीएफ में दूंगा। तो वीडियो भी देखो, वीडियो से मेरा मेन फोकस रहता है कि मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को कवर करा दी जाए, यहीं पर याद करा दी जाए, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। ये टारगेट होता है कि वीडियो में मैं इतना बार बोल दूं, इतनी बार आप लोग सारी चीजें सुन लो, आपको यहीं पर याद हो जाए। पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए हमेशा रहती है, तो पीडीएफ से आप लोग बाद में रिवाइज करना और जरूर देखना इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दौरान मीटिंग के दौरान जो कुछ भी डिसीजंस लिए गए, जो भी लिए गए, उनको सबको एक एक करके टू द पॉइंट चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, और पीडीएफ में भी आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज तो ये जानो कि भी हाल ही में जो आरबीआई की सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, ठीक है ना। तो वो जो मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये रेपो रेट इसमें पूछा गया है ना, तो इस रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बीपी इसको इतना बढ़ाने का मतलब निर्णय लिया गया। तो बढ़ाकर फिर क्या नया रेट हो जाए, तो पहले तो ये जान लो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 4.90% हो जाएगा, ठीक। 4.90% इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब रिवाइज्ड जो रेपो रेट है वो 4.90% है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, मतलब कि पहले कितना रहा होगा, 4.40% रहा होगा, ठीक। ये बात हो गई इसकी। तो सिर्फ रेपो रेट क्या, बाकी सारी चीजें हम लोग यहीं पर मतलब रिवाइज कर लेते हैं ना। रेपो रेट की बात अगर हम लोग करेंगे तो रेपो रेट कितना है, 4.90% है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3.35% है। ये सब कुछ अभी है, लेटेस्ट है, ठीक ना। एमएसएफ की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, एमएसएफ की बात अगर हम लोग करेंगे तो 5.15% है ये इस समय, ठीक। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, बैंक रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5.15% है ये भी। सीआरआर की अगर हम लोग बात करते हैं, सीआरआर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4.50%, ठीक है ना। एसएलआर की अगर हम लोग, अब इसके फुल फॉर्म आपको पता होंगे, ऐसे में मतलब इतनी चीजें एक्सपेक्टेड हैं आपसे कि सारी चीजें पता होंगी कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। एसएलआर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18% ये हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला पॉइंट रहा, ये पहली चीजें थी जो इस मीटिंग में डिसाइड हुई, ये आई, ठीक, पहली बात। सेकंड थिंग अगर हम लोग करेंगे तो ये जो मीटिंग हुई इसमें ये बोला गया कि इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 7.2% रहने का अनुमान है, ठीक। आरबीआई की जो अभी सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई 2022-23 के लिए, उसमें ये अनुमान लगाया गया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.2% रहने का अनुमान है,
फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। पहले यह अनुमान 7.8% रहने का था, जिसे अब कम करके 7.2% कर दिया गया, पहली बात। सेकंड थिंग, तीसरी बात अगर हम लोग बढ़ें तो आरबीआई ने अभी हाल मतलब मीटिंग के दौरान, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान आरबीआई ने फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड, ठीक ना, फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी अलाउ कर दिया है। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि आरबीआई ने भी किसको डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का निर्णय लिया अपनी सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2022-23 की मीटिंग के दौरान, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भी बनता है। तो सारी चीजें सुनना, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन सब कुछ ध्यान से सुनो। क्वेश्चन यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन से ना मतलब इस पर्टिकुलर जो 32वां क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, होपफुली 80 से 90% एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। ध्यान से सुनो आप लोग, इसको सही तरीके से सुनो। एक नया क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलूंगा एक बार, इस पॉइंट को फिर से सुनो आप लोग। आरबीआई ने अपनी इस मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया कि जो भी फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है, ठीक। अगला डिसीजन ये लिया गया कि आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यूसीबीज बोलेंगे, ठीक है ना, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक को आरसीबीज बोलेंगे। आगे से समझना है, बहुत बेसिक चीजें मैंने बता दिया, बार बार मैं यूसीबीज आरसीबीज ही बोलूंगा, अर्बन ये मतलब इतना लंबा नाम नहीं लूंगा, ठीक। तो आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा दिए जाने वाले इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की लिमिट को 100% बढ़ाने का फैसला लिया है। इन दोनों की लिमिट्स को कितना परसेंट बढ़ाने का फैसला लिया गया? 100% क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब 100% बढ़ाने का फैसला लिया गया। किसको? इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, यूसीबीज और आरसीबीज के द्वारा दिए जाने वाले इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स को 100% बढ़ाने का फैसला लिया गया। कितना किया गया, पहले क्या था, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। यहाँ से पक्का एक नया क्वेश्चन मिलने वाला, डाटा का सारा खेल, सारी चीजें आप लोग याद करना। और आज अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में, अपने व्हाट्सएप वगैरह पर और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पूछा हुआ था। यूट्यूब कम्युनिटी में तो कुछ रिप्लाई आए हुए हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में किसी का रिप्लाई आया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, पढ़ने के बाद में आप लोग रिप्लाई करना उसका, समझना इसको कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा सकती है, ठीक है। तो जो भी ये इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की लिमिट को बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि 100% बढ़ाया गया है, ठीक है ना। अब पहले कितना था, बाद में कितना बढ़ाया गया, एक करके हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पक्का फ्रेम होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्सफुली बोल रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। टायर 1 यूसीबीज के लिए, जो टायर 1 यूसीबीज होते हैं, उनके लिए इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की लिमिट को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक ना। 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक ना। किसकी बात हो रही है? T1 की बात हो रही है, टायर 1 के लिए। अगर हम लोग T2 की बात करें, टायर 2 की बात करें, तो टायर 2 में जो भी यूसीबीज हैं उनके लिए इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 140 कर दिया गया है, ठीक है ना। 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 140, डबल किया, 100% बढ़ाया गया मतलब डबल कर दिया गया है। तो बस अगर ये भी याद रखोगे तब ये भी पता चल जाएगा, बस इतना जानना है, किसी भी चीज का 100% मतलब उसको डबल कर दिया गया है। तो पहले लिमिट टायर 1 के लिए 30 लाख रुपए की थी इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की, अब उसको बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया गया। टायर 2 के लिए पहले जो लिमिट थी वो 70 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 140 लाख रुपए कर दिया गया। ओल्ड लिमिट और न्यू लिमिट, ये दोनों आप लोग याद रखना, ठीक। ये बात किसकी हुई? ये बात हुई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, यूसीबीज की, ठीक ना। अगर हम लोग बात करें रूरल कोऑपरेटिव बैंक की, मैंने बताया था ना कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो अगर रूरल कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए तो सबसे पहले ये जानो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक में क्या क्या आता है। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। तो इन दोनों के लिए भी, इन दोनों को मिलाकर जो होता है, ये दोनों मिलकर रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए भी आरबीआई ने लिमिट को बढ़ाया है। कितना कितना बढ़ाया गया, क्या क्या बढ़ाया गया, ये भी मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ से भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो वे सभी आरसीबीज, वे सभी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से, कितने से, ये याद रखना, ये अमाउंट याद रखना, 100 करोड़ रुपीज से कम है। फिर से सुनो आप लोग, वे सभी आरसीबीज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज से कम है, उनकी इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। कितना? 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है? वे सभी आरसीबीज जिनकी नेटवर्थ जो है 100 करोड़ रुपीज से कम है। दूसरा, वे सभी आरसीबीज जिनकी लिमिट जो है 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा या फिर इसके बराबर है। वे सभी आरसीबीज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए के बराबर या इससे ज्यादा है, उनके लिए इंडिविजुअल हाउसिंग लोन को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर,
ठीक ना, 75 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 75 लाख रुपए कर दिया। डाटा का सारा खेल है, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो ध्यान रखना, सुनना बार बार इसको, ठीक। 100 करोड़ रुपए के बराबर या इससे ज्यादा, 100 करोड़ रुपए के बराबर या इससे ज्यादा कि जो भी आरसीबीज हैं उनके लिए जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की लिमिट है उसे 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने का निर्णय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में जो और चीजें इसमें मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान जो भी और बातें हुई उसको भी जानते हैं। तो एमपीसी की मीटिंग में आरबीआई ने आरसीबीज को कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए लेंडिंग करने की, यानी कि उनको लोन देने की भी अनुमति दे दी है। और ये जो लोन दिया जाएगा, ये आरसीबीज जो भी होंगी ये अपनी टोटल एसेट की सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही लेंडिंग कर पाएंगे। कितना? 5% तक। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को। आरबीआई ने इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया कि जो भी आरसीबीज होंगी वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए भी लेंडिंग कर पाएंगी, मतलब उनको लेंडिंग करने की अनुमति दे दी गई, उनको उधार देने की, उनको लोन देने की अनुमति दे दी गई। और ये जो भी आरसीबीज होंगी इनकी जो भी टोटल एसेट वैल्यू होगी उसका लगभग उसका 5% तक, उसके 5% तक ये लोग लेंडिंग कर पाएंगे, ठीक। अगला पॉइंट ये बोला गया है इसमें कि जो भी आरबीआई ने इसमें एक चीज और, मतलब ये तो कुछ अलग सेपरेट, अब ये अलग अलग पॉइंट चल रहे हैं, ठीक ना। तो इस मीटिंग में और क्या डिसाइड किया गया? तो आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पीपीआई के रिकरिंग ट्रांजैक्शंस की लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बढ़ेगा। 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को, फिर से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आरबीआई ने डेबिट कार्ड, पीपीआई, क्रेडिट कार्ड के जो भी रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बार बार रिकरिंग मतलब समझ रहे हो आप लोग, ठीक ना, उनकी लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने का निर्णय लिया हुआ है, ठीक ना। 100% यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, और ये बात हो रही है ई मैंडेट के थ्रू, ठीक ना। ई मैंडेट के थ्रू ये बात हो रही है, ठीक ना। ई मैंडेट के थ्रू जो भी रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी लिमिट जो है वो 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने का निर्णय लिया गया है। ई मैंडेट फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत में रिकरिंग पेमेंट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, एएफए, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जिसको कि हम लोग एएफए बोलते हैं, ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत में जो भी रिकरिंग पेमेंट होता है उसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझो, और आसान भाषा में समझो। मतलब कि इस तरीके की जो भी रिकरिंग पेमेंट होती है ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत में, उन पेमेंट को होने के लिए उनके ट्रांजेक्शन होने से पहले आपको ओटीपी आएगा या फिर प्री डेबिट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक ना। वो पेमेंट होने से पहले प्री डेबिट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक। तो इसी की लिमिट, जो ये प्री डेबिट नोटिफिकेशन होता है, इसी की लिमिट जो है वो आरबीआई ने 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने का फैसला किया है, ठीक है ना। मतलब कि ये लिमिट बढ़ाने के बाद में अब 15,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के जो अब 15,000 रुपए तक के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, विदाउट एएफए जो है वो किए जा सकेंगे, ठीक। तो और ये जो ई मैंडेट होता है, ई मैंडेट के लिए खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। और अभी तक लगभग टोटल 6.25 मैं फिर से लिख रहा हूँ 6.25 करोड़, अभी तक ई मैंडेट के लिए टोटल 6.25 करोड़ मैंडेट रजिस्टर किए जा चुके हैं, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को बताई गई। ये लिमिट आप लोग याद रखना, ई मैंडेट वाला 5,000 से 15,000 तक कर दिया गया है। पॉलिसी रेट क्या है, टायर 1 के लिए यूसीबीज, टायर 2 यूसीबीज के लिए लोन की क्या लिमिट बढ़ाई गई, आरसीबीज के लिए लोन क्या बढ़ाई गई, लिमिट क्या बढ़ाई गई, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो भी चीजें होंगी, और भी काफी डिटेल में आपको पीडीएफ में मिलेंगे। वीडियो देखी रहे, उसके साथ साथ में पीडीएफ भी आप लोग रिवाइज करना। और यहाँ से मैंने बोला कि एक नया क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एग्जाम में, तो पक्का मिलेगा, ठीक ना। जो भी चीजें बताई गई एक नया क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी मैंने पूछे हैं, तो आप लोग उसको उसके आंसर देने की खुद से कोशिश किया करो, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक जून 2022 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। मैंने बताया ना कि जीडीपी के क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, लेकिन ले रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। आगे से नई चीज की जाएंगी, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम के टाइम पर अपडेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां पर जीडीपी से रिलेटेड सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो बस इसका वन लाइनर आंसर जान लो, इसका 6.9% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 6.9% इसका आंसर हो जाएगा, और पहले ये अनुमान जो था 8.5% का रहने का था। यहाँ पर बात ओईसीडी की हुई है। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है।
पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6.9% इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 10 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।